हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है अनुदेशन कार्य समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बी ऑप्शन है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट है गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुदेशन कार्य समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। यदि कोई विद्यार्थी क्लास के अंदर कंटिन्यू गलती करें तो उनके स्थान को बदल देंगे और समय सारणी को, जो समय सारणी है उसको बदल देंगे। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी की जो गलतियां हो रही उसमें कमी आएगी। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अपने शिक्षण विधियों, युक्तियों, अनुदेशन कार्य, समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यानी शिक्षण विधियां बदल सकता है टीचर, युक्तियां बदल सकता है, अनुदेशन कार्य और बैठने की व्यवस्था, ये सब चीज़ों में परिवर्तन करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, और नेक्स्ट डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। यानी विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां या त्रुटियां रह जाती हैं तो उनके निदान या पहचान लेने के पश्चात समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य के द्वारा सीखने में आई त्रुटियों का निराकरण किया जाता है, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। जो त्रुटियां हैं शिक्षार्थियों में वो इंगित करती हैं कि वे किस तरीके से सीखते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों वे कैसे सीखने की ओर संकेत करती है। शिक्षक इन त्रुटियों को प्रतिपुष्टि मानता है, यानी शिक्षक इसको क्या मानता है, प्रतिपुष्टि मानता है, और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन त्रुटियों का निराकरण करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चों के द्वारा जो त्रुटियां की जा रही हैं उनमें कौन सा कथन सत्य होगा। इससे रिलेटेड, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकान वाला होगा। सी ऑप्शन है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन और दिया हुआ, डी भी दिया हुआ है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने
योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन, यानी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी है, असफल है, यानी डी ऑप्शन इज राइट। इसकी डिटेल देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन व परिमार्जन के लिए संचालित की जाती है। यदि फिर भी बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है, यानी इस तरीके से अगर बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है और वह बार बार त्रुटि करता है, तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था क्या हुई है, असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और डी ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो यहाँ पे कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है ये बताना है। तो ये उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछकर छात्रों के कठिनाइयों का समाधान करना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, जो आदर्श शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां ये किसको इंगित करती हैं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, और डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा शिक्षार्थी के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है तथा शिक्षण विधियों में संशोधन करने के उपाय सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यानी एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे अगर कुछ विद्यार्थी जो बहुत तेजी से सीख रहे हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या फिर अधिगम अंतरण का। तो यह किसका एक उदाहरण है? यानी एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह किस चीज का उदाहरण है? यह उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता, यानी जो व्यक्तिगत निदान है
वो विधि किसका उपयोग है, विशेषता ये बताना है। बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो यहां पे राइट आंसर होगा, यानी व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता ये, सी ऑप्शन राइट होगा, दुर्बल बालकों का अध्ययन। यानी दुर्बल और जो कमजोर बालक होते हैं इनके बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके के बालक जो होते हैं इनके लिए किस विधि का यूज किया जाता है, व्यक्तिगत निदान विधि का यूज किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है तथा उसकी समस्या को हल करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसका उदाहरण है। इसकी डिटेल देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव ने। इसका प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये स्किनर महोदय ने दिया है। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। ये किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था ये जो सिद्धांत किसका उदाहरण है, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना या इनमें से सभी। सकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा होगा? ए ऑप्शन, मित्रों के द्वारा उपहास। यानी जो सकारात्मक दंड है तो मित्रों के द्वारा जो उपहास होता है ये सकारात्मक के अंतर्गत आता है। और सकारात्मक के अंतर्गत मित्रों के द्वारा उपहास के अलावा आता है प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार, उपहास, हंसी उड़ाना, ये सब आते हैं सकारात्मक साधन और दंड के अंतर्गत। नकारात्मक में आता है शारीरिक दंड देना और डांटना, ये आता है नकारात्मक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर, यहां पे होगा फर्श पर कोट, यहां पे कोट लिख लीजिएगा, ये जो अंडरलाइन कर दिया वहां पे कोट होगा। कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इनमें से सभी। तो ये जो उदाहरण है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 और आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। समाज में व्यक्ति बहुत प्रभावित रहता है
समाज में होने वाले कार्य एवं व्यवहार से व्यक्ति को उसी के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार का अनुसरण करना होता है। इसे ही क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? यह बताना है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इनमें से सभी। ये आप लोग को देखना है कि चार में से कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो बताइएगा आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। यह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इज राइट। किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में प्रगाढ़ता शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के तहत दो व्यक्ति या वस्तुओं में आत्मीयता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बेंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो ये कौन सा बेंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है सिद्धांत? तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। यह भी पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो टिक लगाएंगे बेंडूरा ने दिया है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक वातावरण के अवलोकन से सीखता है या किसी मॉडल के अनुकरण से सीखता है। यानी आसपास के वातावरण से सीखता है या किसी को मॉडल मान लेता है, उससे सीखता है। प्रस्तुत विकल्प में जो दिया हुआ है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना है, ये अधिगम का नहीं है, यानी इससे रिलेट नहीं करता है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, या अनुदेशात्मक अधिगम। तो कौन सा अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है अनुकरण अधिगम, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अनुकरण अधिगम के द्वारा बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, यानी जो देख देख कर सीखता है उससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, क्योंकि बालक अपने समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा समूह में उपस्थित लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नैदानिक परीक्षा होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में प्रदर्शन सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो ये राइट आंसर होगा। यहां पे नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यानी इसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? जो क्लासिकल स्थिति दी है वो किसने प्रतिपादित किया है, यह बताना है। स्किनर, पावलोव, वॉटसन या थॉर्नडाइक? तो ये प्रतिपादन किया है पावलोव महोदय ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन पावलोव द्वारा किया गया,
जिसे शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। यह प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ते पर। यह भी बहुत पूछा जाता है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ये कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव द्वारा। एक ऑप्शन और दिया होगा कुर्ट लेविन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन थॉर्नडाइक। यानी जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो इसका प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड या नकारात्मक पुनर्बलन, और सी ऑप्शन है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्बलन का प्रकार नहीं है ये बताना है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। और पुनर्बलन के प्रकार होते कौन कौन से हैं? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी शाबाशी देना, प्रशंसा करना, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी डांटना। तो यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, यानी तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? ये सीटेट जूनियर लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, और हरियाणा टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा टेट जो होता है उसमें भी पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने या हेनरी गोडार्ड ने? तो क्षेत्रवादी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक का किसने दिया? कुर्ट लेविन ने, यानी ए ऑप्शन इज राइट। कुर्ट लेविन ने अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत या संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, का प्रतिपादन किया था 1917 में। अगर ये पूछ लिया जाए कुर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक का क्षेत्रवादी सिद्धांत जो दिया है किस सन में दिया था, तो ये 1917 में दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन स्पेस यानी लाइफ स्पेस, जो कि व्यक्ति के संसार का परिमार्जन ही क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं, जो उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है जिनके लिए किया जाता है वे हैं, ये बताना है। सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये कैसे बच्चे होते हैं जिनके लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग करते हैं? समस्यात्मक बच्चे, यानी समस्यात्मक बच्चों के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की समस्या के कारणों का पता लगाकर उसका निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार,
भावनाओं के प्रति जागरूकता या भावनाओं का प्रबंधन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यानी बताना था कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भावनाओं की आलोचना। यानी भावात्मक बुद्धि से आशय अपनी भावनाओं को नियंत्रित व उचित निर्देशन प्रदान करना है, ना कि भावनाओं की आलोचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या होगा? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो इसका राइट आंसर होगा वह संतुलित व्यवहार वाली, यानी डी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। डिटेल देख लेते हैं। यदि शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है तो वह संतुलित व्यवहार को प्रदर्शित करेगी। गोलमैन ने उच्च भावनात्मक बुद्धि लब्धांक वाले लोगों में 5 तत्वों की पहचान की है। पहला है रक्तबोध, दूसरा है स्वनियमन, तीसरा है सामाजिक कौशल, चौथा है अनुभूति और पांचवा है अभिप्रेरणा। यानी इन्हीं तत्वों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। तो कहां पे इसको अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ए आंसर सही होगा इसका। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा क्या होता है? पर्यावरण ही एक ऐसा साधन है जहां विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी ऑप्शन है विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सी ऑप्शन है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? डी ऑप्शन। यानी सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्ट करती है। यानी इसके पीछे उसका क्या विचार हो सकता है? यानी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे उनको उबारना, यानी संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य होगा यह बताना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और डी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो कौन सा यहां पे सत्य होगा? डी ऑप्शन, जो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है? सार्थक है। डी ऑप्शन इज राइट। इसकी डिटेल देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना क्या है, संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा भाव कौशल जो है भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, और डी ऑप्शन है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? डी ऑप्शन राइट होगा, भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 25 प्लस तो आप लोग के सही होने चाहिए। आज हमने वीडियो थोड़ा सा जो तेज पढ़ाते थे आज थोड़ा हमने बहुत कम स्पीड कर दी है, इससे आप लोग समझ के क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। तो बताना है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा जिससे आप लोगों को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकेंगी। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जिसने भी सीटेट की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में दे दी हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और साथ में सुपर टेट की क्लासेस जो लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, वो भी क्लासेस वहां पे पिनअप कर दी गई हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।